हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, पाषाण काल के बारे में हमने बताया था। और जैसा कि हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है, जो सब्जेक्ट है वो प्राचीन इतिहास चल रहा है। इसमें हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में कल देखा था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। जस्ट हाँ, हो गया, एवरीथिंग ओके नाउ। तो हम लोगों ने जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा था, पाषाण काल पढ़ रहे थे, तो पूरा पाषाण काल हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक था पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसके बाद आएगा नवपाषाण काल। चूंकि हम लोगों को पहले ही लेक्चर में तीनों कंप्लीट करना था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से टेक्निकल एरर बार बार आ जा रहा था, तो थोड़ा सा जो फोकस होता है, जो लय होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से मैं भी डिस्टर्ब हो रहा था, और आप लोगों को भी बताने में जो चीज़ मैं समझाना चाहता था शायद उसमें दिक्कत आती, इसलिए पूरा पाषाण करने के बाद इन दोनों को छोड़ दिया था। तो आज हम लोग मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में देखेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसके जरूर से देख लें, जिससे पूरा पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड किया था, उसको बताया गया है। उसके साथ साथ किस तरीके से परिवर्तन का काल होगा उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। वो न केवल पूरा पाषाण काल या प्राचीन काल के बारे में था, बल्कि वो इतिहास के हर भाग के बारे में वैसे ही डिसाइड होगा जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो था हमारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। आज हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों का यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं लगातार फैक्ट्स यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा कि बागोर में ए मिला, यहाँ पे ए चीज़ें मिली। इसके लिए क्या होगा कि आपको मैं जैसे भी पढ़ाता चल रहा हूँ, इसके साथ ही मैं जैसे आप लोगों को कुछ चीज़ें डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ, जैसे जलवायु परिवर्तन, फिर तकनीकी विकास, फिर सामाजिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, इन्हीं के बीच में जो इनके फैक्ट्स होते हैं, जो आप लोग नॉर्मल छोटी किताबों में पढ़ते हैं, जिनको आप लोगों को रटने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे बीच में ऐसे रखते चलूँगा। हाँ, लेक्चर के बाद में एक बार सबको समराइज कर दूंगा, तो आपके जो फैक्ट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, और मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक मध्य पाषाण काल एक तरीके से पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को समझना है तो एक संक्रमण काल होगा, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ की और कुछ चीज़ें यहाँ की विकास की इसमें मिलेंगी हम लोगों को देखने की। तो ना ये पूरा पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। उसके बाद फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि पहले हम लोग अब इसमें देखेंगे कि पहला टॉपिक होगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का क्या असर पड़ा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब जलवायु परिवर्तन पहले प्लीस्टोसीन युग था, पूरा पाषाण काल के दौरान प्लीस्टोसीन युग से होलोसीन युग की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हम लोग होलोसीन युग की तरफ मध्य पाषाण काल में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि जिस तरीके से होलोसीन युग में बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे मौसम आर्द्र और शुष्क होता जा रहा है। धीरे धीरे मौसम शुष्क होता जा रहा है। ऐसे में अभी तक हम लोगों ने जो देखा, अब अगर मौसम आर्द्र और शुष्क होगा तो जलवायु परिवर्तन अब भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम COP27 हो रहा है अभी, तो उसमें भी जलवायु परिवर्तन को स्थिर रखने की बात कर रहे हैं, पूर्व औद्योगिक ईरा से पहले के 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़े, ऐसा हम लोग सोच के चल रहे हैं। ऐसा कुछ जो उपाय किया जाएगा जिससे कि वो ना बढ़े। तो उसी तरीके से यहाँ भी जलवायु परिवर्तन हुआ, लेकिन उस समय ग्लोबल वार्मिंग की टेंशन थी नहीं। उसके साथ साथ न ग्लोबल वार्मिंग की टेंशन थी, न जनसंख्या वृद्धि इतनी थी, न पोल्यूशन इतना था। तो ऐसे में इन लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि अभी यहाँ पे इन लोगों के पास अपार
क्षेत्रफल था, जितना चाहे उतना वृद्धि कर लें, लेकिन फिर भी ये लोग उस तरीके से हर क्षेत्र में जहाँ भी रहते थे छोटे समुदाय, छोटे छोटे गुटों में ही रहते थे। वो छोटे गुट मतलब 50, 60, 100, 150 होते थे, लेकिन इस तरीके से शहर का जैसे हम लोग शहरीकरण देखते हैं आजकल, एक ही शहर में, दिल्ली जैसे शहर में करोड़ों लोग रह रहे हैं। दिल्ली का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से भी कम होगा, लेकिन यहाँ के विकास क्रम को और वहाँ के विकास क्रम को देखने में बहुत जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली एक गांव की तरह भी डेवलप अभी नहीं हुए थे। तो यहाँ पे अगर ये लोगों में जलवायु परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब रहन सहन के स्तर में परिवर्तन होने लगा। जो वनस्पतियां थी उनमें परिवर्तन होने लगा। अगर बर्फ थी, बर्फ पीछे हटेगी तो जाहिर सी बात है कुछ नई घास उगेंगे, ग्रासलैंड आएंगे, घास के मैदान आएंगे, जंगल और तेजी से बढ़ेंगे। उसके बाद फिर नदियों के प्रवाह में अंतर, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी हमारी आगे तकनीकी को, उसका हमें जो जीविकापार्जन अभी तक करते थे उसको। तो आगे अगली हेडिंग जलवायु परिवर्तन को हम लोग, मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग प्लीस्टोसीन युग से होलोसीन युग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मौसम धीरे धीरे शुष्क होता जा रहा है। अभी उतना नहीं हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, तकनीकी विकास। अब तकनीकी विकास की तरफ अगर हम लोग चलते हैं अभी तक ऐसे हुआ करते थे हथियार, ऐसे से हो गए, इतना भी शुद्ध तो काफी शुद्ध और फिर भी ऐसे भी एक्चुअली नहीं होते थे। तो अगर यहाँ पे देखें तो अब धीरे धीरे एक तरीके से इस काल में आते आते इस तरीके के हो गए थे। पहले ऐसे होते थे, एक तरीके से लंबाई चौड़ाई बराबर हुआ करती थी। अब थोड़ा सा इनके औजार लंबे होने लगे, थोड़ा सा पतले होने लगे। अभी भी ये क्या इस तरीके से है, मतलब इनको कोई बढ़िया शेप नहीं मिला है, लेकिन इसी काल में, मध्य पाषाण काल में ही इनको एक नया शेप मिलेगा, मतलब ज्यामितीय आकार लोग ग्रहण कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर इनको लकड़ी के हत्थे में फंसाना शुरू किया गया, लकड़ी के या फिर हड्डी में फंसा के। ज्यादा गतिशीलता बढ़ती है, उसमें क्या होता है, ताकत ज्यादा लगती है, क्योंकि अब आवश्यकता है। अभी तक इससे काम चल जाता था, लेकिन अब इसकी जरूरत है। मौसम परिवर्तन हुआ, जंगल घने होंगे, जानवर और बड़े आएंगे। उसके बाद फिर जंगल है तो उनको साफ करने के लिए इन लोगों का रहना है, तो इन लोगों को भी जानवरों से डर लगता था। तो ऐसे में आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पे इन लोगों को इसकी आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो आविष्कार 100% होगा। फिर अभी कैसे होने लगे, इनकी लंबाई अधिक होने लगी और चौड़ाई थोड़ा कम होने लगी। इनकी अगर एक तरीके से लंबाई चौड़ाई देखी जाए 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच होती थी, ये होने लगा। अब लकड़ी में अगर हथियार बनाना शुरू करें तो यहीं से धनुष बाण का कॉन्सेप्ट आता है, तीर धनुष, सॉरी थोड़ा सा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, तीर और धनुष का कॉन्सेप्ट आता है। अब इसके प्रचलन से हुआ कि अगर जानवर दूर है तो उसको दूर से ही वार कर सकते हैं। अभी तक उसके पास जाके इससे वार करते थे, तो छोटे जानवरों को ही मार सकते थे, खरगोश हो गया, लोमड़ी हो गया, इस तरीके के जानवरों को मार सकते थे। उनसे भी कुछ जानवरों से खतरा होता था, तो बड़े जानवरों को शिकारी नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ, अब दूर से ही निशाना मारेंगे और बड़े जानवरों पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं, पेड़ पे बैठ के मार दिए उसको। तो इससे क्या हुआ, ये लोग अब छोटे जानवरों के साथ साथ बड़े जानवरों का भी शिकार करेंगे। इन औजारों को कहा जाता है माइक्रोलिथ। पत्थर के छोटे औजार, इनको क्या कहा जाएगा, माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब क्या हुआ, इनके एक आविष्कार के एक क्रम को दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर आप लोग ध्यान देंगे, ये मैं बता रहा हूँ, एक पूरा एक क्रम है आधुनिकता की ओर, जो जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, पूरा एक क्रम है। यहाँ पे कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया। आज हम लोग मिसाइलें छोड़ रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, और सारा इसी क्रम से आप एक एक क्रम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, कोई अलग चीज नहीं होगी।
मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर आप लोग एक तरीके से इसको एक सीधे रेखा में अगर देखेंगे तो हम लोग विकास के क्रम को शुरू से अंत तक निर्धारित करें, हमें लगेगा कितने धीरे गति से हम लोग बढ़े हैं। ऐसा नहीं लेकिन आज ऐसे होगा इतने, अरे भैया ये 50-60 हजार साल पहले की बात है, ये भी देखो। फिर अगर तकनीकी का विकास हुआ, तकनीकी के विकास के बाद फिर जीविकोपार्जन पे चलते हैं। जीविकोपार्जन, अब इन लोगों का जीवन कैसे रहेगा? जलवायु परिवर्तन हुआ, तकनीकी में विकास हो गया, तो मैंने बताया बड़े जानवरों का भी शिकार करेंगे। अब ये लोग शिकारी ही हैं, खाद्य संग्राहक हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जीविकोपार्जन के लिए ये लोग शिकार तो कर रहे हैं, बड़े जानवरों का भी शिकार कर रहे हैं। जो जंगल के कंदमूल फल हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, वो चलता रहा निरंतरता के साथ, बस उसमें परिवर्तन आ गया। तीर कमान आ गए इनके हाथों में, उसका असर दिखा। अब इन लोगों ने एक काम करना शुरू कर दिया, बुड्ढों को, जो बुजुर्ग लोग थे उनको घर पे छोड़ना शुरू कर दिया। अब वो लोग घर पे रहेंगे। शायद इन लोगों को ये लगने लगा बुजुर्ग कम से कम घर पे रहेंगे तो जो ये लोग खाद्य संग्रह किया उसको देखेंगे। महिलाएं खाद्य संग्रह करने जाती थी, बुजुर्ग घर पे रहते थे। फिर उसके साथ साथ क्या हुआ, अब जब जीव को यहाँ पे बड़े शिकार करने लगे, एक कॉन्सेप्ट और होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोगों के पास अनाज ज्यादा आ गया, हम लोगों के पास अनाज ज्यादा आ गया, अनाज एक तरीके से धन का काम समझ सकते हैं। अगर अनाज ज्यादा हुआ तभी हम लोग 5 लोगों का पेट भरते थे। चूंकि अभी शिकार करके लाना है, शिकार करके लाना, तो इनको ये लगेगा कि अगर हम लोग 2 हैं तो 5 हो जाए तो क्या बुरा है, ज्यादा ही आएगा। और अगर जानवर 1-2 लोगों को बीच में मार देते थे, खा पी लेते थे जानवर भी, चूंकि वो भी शिकारी होते थे, तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ाई जाए उतनी ही कम है। तो जनसंख्या वृद्धि का कॉन्सेप्ट आया यहाँ से। अब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। अगर जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ पे बस्तियां बढ़ने लगेंगी, तो ये महापाषाणकालीन बस्तियां यहीं से बननी शुरू हुई। अब लोग बस्तियों के चलन में आने लगे धीरे धीरे। मैं आप लोगों को बाद में एक मैप के थ्रू समझा दूंगा, जो प्लेसेस, अभी मैं कुछ आपको प्लेसेस भी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए फैक्ट्स का काम करेंगे, तो मैप के ऊपर उनको दर्शा दूंगा, जिससे आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझना और इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलता है, क्योंकि नवपाषाण काल में माना जाता है पशुपालन हुआ, कृषि का विकास हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, पशुपालन के साक्ष्य और कृषि के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि उतनी बड़ी मात्रा में नहीं रहते, इसलिए इस काल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हम पशुपालक इनको नहीं मानते और कृषक इनको नहीं मानते, लेकिन साक्ष्य यहीं से मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे राजस्थान में एक जगह है बागौर, वैसे ही मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़। दोस्तों, इन दोनों जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुओं के हड्डी प्राप्त हुई है, और ऐसा माना जाता था कि ये पालतू रहे होंगे। आज मनुष्यों को ये लगने लगा कि हाँ, हम कुछ जानवरों को पालतू बना सकते हैं जो उनकी रक्षा कर सके, जैसे कुत्ते हो गए, इनकी रक्षा करते थे, जानवरों पे वो भी अटैक करते थे, इनकी हेल्प करते थे, इनको ये पशुपालक मतलब इनको पाल सकते थे लोग। अभी उस तरीके से नहीं सोचते कि हमें दूध मिलेगा या फिर इसके गोबर की खाद बनाई जाएगी, नहीं। अभी ये लोग अपने रक्षा के लिए इन चीजों के बारे में सोच रहे थे। तो यहां से हम लोग देखते हैं पशुपालन के साक्ष्य बागौर और आदमगढ़ से मिले हैं। इसके साथ साथ जंगली किस्म के अनाज उगाते थे लोग, जो जंगल में प्राप्त होते थे, उन्हीं अनाजों को इकट्ठा करते थे, उन्हीं को उगाते थे। जैसे जंगल में कोई चीजें हुई, बहुत समय तक एक सांबर करके कुछ होता है जो तालाबों में उगता है, उस चावल जैसे लोग उसको अभी कुछ लोग प्रयोग करते हैं। खास तौर से देखा जाए तो जनजातीय क्षेत्र में जो लोग भी ज्यादा पिछड़े हैं उसका प्रयोग करते हैं। वो जंगली उत्पाद है।
जब हमारे पास दाल चावल का अभाव था तो उसका प्रयोग ज्यादा लोग करते थे। घासें होती थी उसको लाते थे, उसको सब्जी के रूप में बनाते थे। तो वैसे वो जंगली उत्पाद एक तरीके से उन्हीं की खेती करने को कहा जा रहा है, उन्हीं जंगली उत्पादों को ये लोग उगाना शुरू किए। तो इन्हीं रीजन से यहाँ पे क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, क्योंकि इनके पास साधन भी है और इनको इकट्ठा भी करना है। तो इनके लिए सबसे बड़ा चीज क्या होगा, इनके लिए होगा जनसंख्या इनके पास जितनी होगी उतनी तेजी से आएगा। अगले हेडिंग पे चलते हैं। अगली हेडिंग है सामाजिक संरचना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत हुई तो संरचना, सामाजिक संरचना अपने आप चेंज होने लगेगी। इस काल तक आते आते लोगों में समाज का भाव आया, परिवार। इसी समय हम लोगों ने परिवारीकरण देखा। परिवार क्या होता है, सामाजिक संरचना में परिवार की कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। लोग जब 10 लोग हुए, 12 लोग हुए, तो उन लोगों का एक, जैसे हम चाचा मामा दादा ऐसे होते हैं, सब एक परिवार में रहने लगे, सब अपने को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानने लगे। तो वही क्या हो गया, परिवार। परिवार है क्या, अगर किसी से बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो गई तो हम उसे अपना परिवार नहीं मानते। तो मतलब एक रूपता का भाव है, आपसी सामंजस्य का भाव है। तो यहां से परिवार का कॉन्सेप्ट आया। अभी भी ये लोग वही जनजाति जीवन जीते थे, ऐसा नहीं कि ये लोग परिवार के भाव में आ गए तो एक जगह रहने लगे, अभी नहीं रह रहे हैं। अभी ये वैसे ही एक जगह उगाए, वहां से फिर खत्म हुआ सब कुछ, वहां से आगे बढ़े, फिर जंगल जलाया, इधर उधर किया, फिर दूसरी जगह गए, फिर वहां से तीसरी जगह, ऐसे भी ये ऐसे ही चलते थे। लेकिन हाँ, कुछ अस्थायी निवास के प्रमाण भी दिखने लगे। जैसे प्रतापगढ़ में एक जगह है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, और एक जगह है मादहा। यहाँ से कुछ अस्थायी प्रमाण, मतलब ये चीजें अपवाद स्वरूप होंगी। ऐसा नहीं कभी आप सोचेंगे कि अभी तो आपने बताया कि यहाँ पे चल रहा था या और जिंदगी जी रहे थे, ये एक अपवाद स्वरूप है, हर जगह अपवाद होता है। तो ये अपवाद है। यहाँ पे एक खंबे के नीचे ऐसा, जब वहां पे पुरातत्व वाले गए खुदाई किए तो वहां से ये साक्ष्य मिले, चूल्हे मिले हैं। तो चूल्हे मिले हैं और इस तरीके से साक्ष्य मिले, वहां से ये अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पे परिवार मतलब लोग एक जगह रहना शुरू कर चुके थे। आई थिंक जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बेलन घाटी में एक जगह है चौपानी मांडा, चौपानी मांडा, चौपानी मांडा कहूँ, चौपानी मंडी, कुछ भी लिखा मिल सकता है, आप लोग जो भी आएगा विकल्प में देख लेना। बेलन घाटी में है चौपानी मांडा। यहाँ से मृदभांड के साक्ष्य भी मिले, जबकि माना जाता है ऐसा कि मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण काल में। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ मिल रही हैं, पाषाण काल में। अस्थायी निवास भी तुमको मध्य पाषाण काल में मिल गया, निवास भी पाषाण काल में, और हाँ पशुओं के साक्ष्य, पशुपालन भी आपको कहाँ मिल जा रहा है तरीके से, पाषाण काल। ये लेकिन ये सारी चीजें मध्य पाषाण काल में जो मिल रही हैं ये केवल अपवाद स्वरूप कही जा सकती है, मतलब कहीं कहीं मिल रहे हैं छिटपुट जगहों पे। इसको ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ से मिलने के बाद हम लोग ये कहते कि इन लोग बड़ी मात्रा में इसी तरीके की जिंदगी जी रहे थे, नहीं, अभी वो कोई जिंदगी नहीं जी रहे हैं। अब इनके इसके बाद आता है इन लोगों में पूर्वजों के लिए अब जो शवाधान पद्धति, अभी लोग फेंक देते थे, अभी लोगों को शवाधान दफनाया जाने लगा। दफनाने के साथ इन लोगों के साथ कुछ सामग्रियां रखी जाने लगी। ऐसा माना गया कि इन लोगों के मरने के बाद कोई जिंदगी होगी, और एक तरीके से सामाजिक में मैं एक संस्कृति डेवलपमेंट दिखा रहा हूं। संस्कृति कैसे विकसित हुई, यहीं से समाज, जब पैसा आया, धन आया, इन लोगों के पास अधिक उत्पादन हुआ, तो यहाँ पे इन लोगों को क्या हुआ, अब एक तरीके से लोग समाधान करने लगे। उनके साथ अपने पितरों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ थोड़ा सम्मान दिखाने की कोशिश की गई। उनके साथ भी कुछ रख देते थे, आपने आज तक इतने दिनों से हमारे लिए धन लाया, आपने हमारे लिए शिकार लाया, हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो अब आपके साथ भी हमारा कुछ फर्ज बनता है, हम भी वो करेंगे। ये चीजें हुई। उसके साथ साथ सॉरी,
अब बढ़ते हैं आगे, सामाजिक हो गया, बढ़ते हैं सांस्कृतिक। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? सांस्कृतिक प्रभाव में देखते हैं लोग प्रकृति से और पास आए। राजस्थान में एक जगह है जहां से इन लोगों को मातृ देवी की मूर्ति मिली, एक महिला की मूर्ति मिली, स्त्री की मूर्ति मिली, उसके साथ यहाँ से ये लगाया जाता है अंदाजा कि ये मातृ देवी की होगी। तो प्रकृति के ज्यादा पास आने लगे लोग। उसके बाद फिर मृतक को दफनाया जाने लगा, उसके साथ जो सामग्री रखी गई भी मैंने बताया, इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि इसके बाद भी जीवन है, इसके बाद भी कोई जीवन होगा, उसकी तरफ एक संकेत देने लगे। एक तरीके से देख रहे हैं हम, धर्म का विकास हो रहा है, यही है धर्म। अभी तक यहाँ पे कोई धर्म दिखा, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में भी धर्म का नाम नहीं आया। हम जो करते हैं एक्चुअली धर्म होता क्या है, धर्म जो हम करते हैं वही एक परंपरा बन जाती है, फिर उसी को हम अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, बच्चे अपने बच्चों को, बच्चे बच्चे को, ऐसे चल के फिर हमको लगता है अब इसके अलग हम कुछ करेंगे तो गलत होगा, उसको फिर हम धर्म से जोड़ देते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा है, मुस्लिम धर्म में ऐसा है, इस्लाम में, ईसाई में ऐसा है। धर्म का एक स्वरूप यहाँ से डेवलप होता दिख रहा है, ये है संस्कृति विकास। इसके साथ साथ राजस्थान में एक जगह है जहां से बारहसिंगा के सींगों का कंठहार है, मतलब सींगे पहन के लोग टहलते थे। राजस्थानी मादाहा से प्राप्त हुआ है, मादाहा से। बारहसिंगा का हार मतलब महिलाएं अभी इतनी ज्यादा हार के प्रति प्रेरित हो गई कि ये लोग कंठ में अपने बारहसिंगा के सींग पहनते थे। गहने आभूषण की शौकीन यहीं से दिखने लगा, ये संस्कृति डेवलपमेंट है। उसके बाद चित्रकारी यहीं से आरंभ हो गई। चित्रकारी बड़े पैमाने से महापाषाण काल से देखने को मिलती। इसमें भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, वहां से साक्ष्य मिले हैं। मिर्जापुर के पास एक जगह है सुहागी बाग, वहां से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ और संबलपुर है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, भीमबेटका, मिर्जापुर के पास सुहागी बाग, उसके बाद फिर उड़ीसा में है संबलपुर। इन जगहों से हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। केरल में भी आगे विकास हुआ। केरल में महापाषाण कालीन स्थल इसी मध्य पाषाण काल में ही दिखने शुरू हुए। तो मुझे लगता है आप लोग इन चीजों को समझ रहे होंगे। चित्र कैसे बनाते थे उस समय, पेंटिंग तो वैसे होती नहीं थी, जो पत्थर होता था उसको खुरसते थे, जो पत्तियां होती थी या फिर अन्य पत्थर दूसरे रंग के होते थे उनसे चित्रकारी करते थे। बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इन पहाड़ियों में। लोग जाते हैं पर्यटन करने तो इन्हीं चीजों को देखते हैं। अभी तक वो मिट्टी नहीं है, धूमिल नहीं हुई, हल्का फुल्का दिखाई देती है। उसके बाद फिर लाल पीले रंग की वो दिखाई देती है, हरे रंग की, जो मतलब प्रकृति में रंग पाए जाते हैं। लाल पाए जाते हैं हमेशा, पीले भी पाए जाते हैं, हरे हरे पत्तियां वगैरह, इन सबको मिक्स करके लोग बनाते थे। इन चित्रों में क्या क्या बनाते थे? इन चित्रों में लोग छोटे जानवर हो गए, खरगोश, लोमड़ी के साथ साथ पुरुष और महिला को भी बनाते थे। ऐसा नहीं केवल जानवर बनाते थे, पुरुष और महिला को भी बनाते थे। तो इन लोगों के लोग चित्र बनाना शुरू कर दिए। ऐसा माना जाता है कि ये लोग सोचते थे ये चित्र बना के जाते रहे होंगे शिकार करने। कोई परंपरा डेवलप हो गई यहाँ से, कोई धार्मिक अनुष्ठान लगने लगा, जाने से पहले चित्र बनाना है, सब पुरुष महिला इकट्ठे हैं पर्वतों पे, ऐसे कुछ ऐसे धुंधली सी पुरुषों की तस्वीर बनाते थे, क्योंकि इन्हें ऐसा माना जाता, शायद इन्हें बुरा लगता था कि नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये करते थे, भोजन है तो क्या करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल में कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, इनको मिटा देता हूँ।
क्योंकि इनका काम हो गया है। और यहाँ से मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे इन लोगों के अंदर क्या विशेष था। कुछ यहाँ पे मैंने फैक्ट्स दिए, आई थिंक आपके लिए यूजफुल होंगे। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इन लोगों में मध्य पाषाण काल में क्या आया। एक सामुदायिकता का बोध आया, एक समुदाय का विकास हुआ। दूसरा, अब करुणा का भाव जगने लगा, जैसा कि अभी मैंने बताया। इन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था कि जानवरों का शिकार करें, इसलिए इनकी चित्रकारी में जो पुरुष और महिला है उनको धुंधला बनाया गया है। शायद इनके मन में आता था कि इनको भी पीड़ा होती होगी, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई। इनके अंदर करुणा का अभाव था। तुम देख रहे, मतलब एक तरीके से किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। सामुदायिकता मतलब समझ ही रहे होंगे, लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। कहीं कहीं गर्तावास प्राप्त हुए हैं, चूल्हे प्राप्त हुए हैं, लोग साथ में रहते थे, खाना पीना खाते थे, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर माताओं को शिशुओं से लगाव होने लगा। ऐसा माना जाने लगा कि मेरे बच्चे हैं, उनको एक अलग सा लगाव हुआ इनसे। तो इन चीजों की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। एक मिनट, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर यहाँ पे चित्रकारी ये दिखाती है कि एक लय की तलाश चल रही थी। मतलब ये लोग भी कुछ अपनी बातें करना चाहते थे, लिपि थी नहीं, तो चित्रों के माध्यम से हो सकता है अपने भावों को प्रकट करना चाहते थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मध्य पाषाण काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने कहा था, आप लोगों से मैं एक मैप बना देता हूँ जिसमें कुछ जगह हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। इधर करता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा मैप मैनेज करना, क्योंकि आई थिंक समझ में आ रहा होगा, भारत ही है। फिर यहाँ पे कुछ जगहों को मैं, राजस्थान में एक जगह है बागौर, राजस्थान में एक जगह है बागौर। उसके बाद फिर यहाँ प्रतापगढ़ में पड़ता है सराय नाहर राय, उसके ही नीचे है मादाहा। यहाँ पे उड़ीसा में आपका पड़ेगा संबलपुर, ठीक है, संबलपुर। और यहीं पे आपका है सुंदरगढ़ यहीं पे है। यहाँ पे है मिर्जापुर के पास सुभागी बाग, मिर्जापुर के पास है सुहागी बाग, ठीक है। आगे भीमबेटका आदमगढ़, यहाँ पे आप आ जाइए, भीमबेटका आदमगढ़, ठीक है। तो ए मैप में कुछ जगह हैं, आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नवपाषाण काल की ओर। नवपाषाण काल में जाएंगे, फिर से वही चीजें हम लोग देखेंगे, जीविकोपार्जन के साधन, जलवायु परिवर्तन वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इसको भी मिटा देता हूँ, अगर आप लोग बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से बना देना, ठीक है। एक मिनट वेट, जी चलते हैं अपने आगे नवपाषाण काल की ओर। पहला नंबर, नवपाषाण काल बहुत ही बढ़िया है एक तरीके से। जिस तरीके से भी हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा विकास होता है उसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन मानते हैं। कहते हैं लोग तो बड़े आधुनिकता वाली जिंदगी जी रहे हैं, उसी तरीके से उस काल में नवपाषाण काल था। इन दोनों से विकास के काल में बहुत आगे निकल गया। लोग पशुओं को पालने लगे,
कृषक बन गए, कृषि करने लगे, अस्थायी जिंदगी जीने लगे, लोगों में बड़ा परिवर्तन आया। नियमित रूप से मृद भांडों का प्रयोग करने लगे, इनके पास जब सामग्री ज्यादा आ गई, जैसा मैंने बताया मध्य पाषाण काल में ज्यादा उत्पादन शुरू हो गया था। अब उत्पादन शुरू हो गया था, उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा होना था तो उसको रखने का जगह ढूंढना था, मृद भांड बनाने लगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मृद भांड इसी कारण बना। हम लोग तकनीकी विकास जो करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण हमें आवश्यकता है। मृद भांड बना, मृद भांड बनने के बाद उसका प्रयोग चालू हुआ, लोगों में ज्यादा हुआ, मतलब ज्यादा अनाज इकट्ठा हुआ तो एक दूसरे को ट्रांसफर भी करने लगे। इस काल में एक तरीके से व्यापारीकरण यहीं से शुरू होता देख सकते हैं। धन मुद्रा नहीं चलती थी, आपस में एक दूसरे को मैंने ये सामान दिया, तुमने ये सामान दिया, मतलब एक दूसरे से जुड़ाव ज्यादा हुआ और ज्यादा सामुदायिकता का भाव और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ। क्योंकि इकट्ठा ज्यादा हुआ तब एक सरदार वर्ग बीच में आ गया। अब सरदार वर्ग क्या करता था, कुछ जगह से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वहां पे इकट्ठा होता रहा होगा कुछ, तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि जो अतिरिक्त उत्पादन होता था वहीं पे लाके इकट्ठा करते थे लोग। तो ये नवपाषाण काल एक तरीके से क्रांति मानी जाती है। लेकिन मैं पहले डिफाइन करूं कैसा परिवर्तन हुआ क्यों। पहला नंबर वही जलवायु परिवर्तन। पूरे आप लोग जलवायु परिवर्तन अगर हो जाए, अभी मान लो बहुत तेजी टेम्परेचर बदल रहा है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जिंदगी जीना शुरू कर रहे हैं। ठंड कम पड़ रही है तो हम लोगों को ठंडी के कपड़े कम की जरूरत पड़ रही है, गर्मी के कपड़े ज्यादा परचेज करते हैं। जलवायु परिवर्तन है। हम लोग एसी ज्यादा यूज कर रहे हैं, कूलर भी साइड कर देते हैं, कहते हैं नहीं एसी आने दो, जबकि वो और जलवायु परिवर्तन मतलब और हमारी बुरी कंडीशन को जन्म देगा। लेकिन फिर भी हम नहीं समझते, हम लोगों को सुख चाहिए। तो वही सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लीस्टोसीन युग से होलोसीन युग की तरफ बढ़ रहे थे, होलोसीन युग में आ गए हैं। मौसम और ज्यादा शुष्क हो गया, लोगों के लिए रहने के लिए ज्यादा क्षेत्र मिल गया, मतलब बर्फ जो ज्यादा ठंड थी, ठंड कम हुई तो लोगों के जनजीवन में थोड़ा सा स्थिरता प्रदान की, लोगों में गतिविधियां मतलब गतिशीलता बढ़ी। लोग अभी तक सिकुड़ बटुर के रहते थे, अब थोड़ा सा तेज जाएंगे। तो क्या हुआ, प्लीस्टोसीन युग से होलोसीन युग की तरफ हम गए, आदि हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से जलवायु संबंधी परिवर्तन और तकनीकी विकास स्वाभाविक है। तकनीकी विकास इसलिए हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया था, मध्य पाषाण काल के दौरान पहले किस तरीके से ऐसे ऐसे औजार थे, अब ऐसे हो गए। तो अब यहाँ पे और पतले होंगे और धारदार होंगे, सुडौल बनाए जाएंगे, आयताकार यहीं से बनना शुरू हो गया था, मतलब ज्यामितीय आकार। तो यहाँ पे अब घर भी ज्यामितीय आकार बनेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे परिवर्तन होगा। तो अब मैं क्रांति के अवधारणा में कुछ पक्ष हैं, इसको हम तुम लोगों को शेयर कर देता हूँ। कोई पूछे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट में रहेगा कि क्रांति कैसे कह सकते हैं। पहला चीज तो ये लोग अस्थायी जीवन जीने लगे थे। दूसरा नंबर, शिकारी खाद्य संग्रह के साथ साथ पशुपालन करने लगे थे, कृषि करने लगे थे, खेती बाड़ी करने लगे थे। अब एक चीज और, ये लोग पशुओं को पालते थे, पशुओं के जेनेटिक परिवर्तन मतलब एक तरीके से उनके जन्म दर को निर्धारित करने लगे थे, कृत्रिम रूप से गर्भाधान करवाने लगे थे। अभी तक ऐसा था कि पशु स्वतंत्र थे, अब इन लोगों के अकॉर्डिंग चलने लगे। तो बीच में जो ये लोग ब्रेक लाए उसके संबंध में ही इसकी क्रांति कही जा सकती है। और इन्हीं विकास के क्रम में, इन्हीं विकास के एक जो मैंने क्रम बनाया, इसी से एक सभ्यता कैसे विकसित होती है, ऐसे ही तो होती है ना। हम सभ्य होने लगे, एक जगह रहने लगे, लोगों से बातचीत करने लगे, लोगों से मेल मिलाप बढ़ाने लगे। सब लोग कहते हैं बहुत सभ्य है, शांतिपूर्वक बात करता है, हम लोग सभ्य होने लगे। यही एक सभ्यता का विकास था। और वहीं जो कहते हैं क्रांति नहीं है, वो कहते हैं क्रांति कैसे कहोगे, 5-6 हजार साल लग गए इसको परिवर्तन आने में, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्रांति कहोगे। दूसरा नंबर, चौपानी मांडा, पहले मैंने बताया था, चौपानी मांडा से पहले ही हम लोगों को पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हो चुके थे।
उसके बाद फिर मेहरगढ़ कोल्डी हवा, ये दोनों मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इन दोनों जगहों पे कम मात्रा में से लेकिन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसको बहुत प्रमाणिक नहीं माना जाता, लेकिन कृषि साक्ष्य मिले थे। वो रेगुलर कृषि नहीं थी, लेकिन थी कृषि। उसके साथ साथ मृतभांड भी मध्य पाषाण काल में ही हमको मिलने लगे थे। तो लोग कहते हैं क्रांति किस बात की। फिलहाल जो भी रहा हो, लेकिन हाँ, नवपाषाण काल क्या करता है, एक परिवर्तन के काल को दर्शाता है। जब आप लोगों को डिटेल में देखना होगा क्रांति के पक्ष में जो मैंने मुद्दे बोले उसको आराम से सुन लेना, किसी को बताना हो तो बता देना, लिखना हो तो लिख देना। लेकिन जब आपको इसका काम नहीं है तो आप लोगों को केवल ही देखना, चौपानी मांडा कहाँ है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, बेलन घाटी में लहुरा देव है, सॉरी कोल्डिकवा है। ये सारी जगहों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता रहेगा। फिलहाल अब यहाँ से आते हैं तकनीकी विकास की तरफ। जलवायु परिवर्तन हो गया, अब तकनीकी विकास होगा। बस 5-10 मिनट का और लेक्चर बचा है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, जिससे कि अगला लेक्चर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो उसके डिटेल में जाके पढ़ाना रहेगा। तो यहाँ पे अगर उसको शुरू करेंगे तो बेटर नहीं होगा। तो तकनीकी विकास हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से अभी तक उपकरण बनाए जा रहे थे, अब उपकरण मैंने जैसा कि बताया ज्यामितीय आकार के पूरी तरीके से होने लगे, चिकने बनने लगे, हल्के बनने लगे। अब हल्के बनने लगे तो लोग दूर तक मार कर सकते थे उससे। अभी तक उठाने में मेहनत लगती थी, अब मार आसानी से कर, नुकीले ज्यादा बनाने लगे। तो तेजी से इन लोगों के मतलब तकनीकी में परिवर्तन आने लगा। और तकनीकी में परिवर्तन आया तो क्या होगा, जीविकोपार्जन जीविकोपार्जन के साधन में भी परिवर्तन आएगा। अब क्या हुआ, लोग अधिक मात्रा में जंगल साफ करेंगे, जंगल साफ हुए, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो कृषि का विकास अधिक होगा। यहाँ से कृषि का विकास होने लगा। उसके बाद फिर पशुओं को पालने लगे। पशुओं को पालने में लोगों को दिक्कत अब नहीं होती, क्योंकि उन लोगों के पास कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, तो चारे का उत्पादन हो रहा है। पशुओं को पालना शुरू किया। यहाँ से पशु केवल इसलिए नहीं पाले जाते थे कि उनकी रक्षा करें, बल्कि कुछ पशुओं के लोग पालते थे जिन्हें मार के खा जाते थे। आज भी लोग मुर्गी पालन, बकरी पालन बहुत से लोग करते हैं, उसको बाद में बेच देते हैं, यहाँ पे खुद काट के खुद खा जाते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे हुई कि जब हम लोगों को यहाँ पे आसानी के साथ एक छोटे जानवर को पाल ले रहे हैं, उससे और जानवर हो रहे हैं। एक मुर्गी पालो, फिर उससे डेली डेली डेली, तो कितनी ज्यादा मुर्गियां हो गई। ऐसे इन लोगों को शिकार करने की भी जरूरत नहीं होती थी फिर। तो तभी तो जिंदगी में स्थायित्व है, तभी तो सभ्यता का विकास हुआ ना। तो जीविका एक तरीके से इन लोगों को घर बैठे मिलने लगी। अब जीविका इन लोग, उसके बाद फिर क्या हुआ, अब अनाज अधिक उत्पादन हो रहा था, मृदभांड का प्रचलन ज्यादा हुआ, मृदभांड मिले, लोग एक साथ रहने लगे, सामुदायिकता का भाव भी। अभी सामाजिक स्थिति में मैं यही बताऊंगा। यहाँ पे यहाँ पे मृदभांड भी मिलने लगे। अब आगे चलते हैं। इन चीजों के आने के बाद जीविका के लिए इतने साधन आ गए, तो सामाजिक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करता है, राजनीतिक परिवर्तन को निर्धारित करता है, और सांस्कृतिक परिवर्तन को निर्धारित करता है। ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं, गलत नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सामुदायिकता का भाव आने लगा। कर्नाटक में एक जगह है बुद्धिहाल। यहाँ से ऐसा साक्ष्य मिला कि यहाँ पे 50-60 लोग इकट्ठे रहते थे। मतलब एक भोज, जैसे हम लोग निमंत्रण वगैरह में जाते हैं तो लोग इकट्ठा होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी किसी भोज का साक्ष्य मिला। यहाँ पे भी भोज हुआ था। ये हमारे सामुदायिकता के भाव को बताता है। इसके साथ साथ बूढ़े अब घर पे रहने लगे, स्त्रियों को भी ऊपर दबाव कम डाला गया, वो भी लगभग घर पे रहने लगी। रीजन यही था, लोग पशुपालन करते थे तो घर पे ही पशुओं को पालती थी, तो उनके ऊपर दबाव कम हुआ, बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे पाते थे, मातृ प्रेम और बढ़ा, अपने पुत्र या पुत्री से, शिशु से ज्यादा लगाव हुआ। लेकिन एक चीज और हुआ यहाँ पे, यहाँ से सामाजिक विभाजन हुआ।
यहाँ सामाजिक विभाजन हुआ। और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ? अब एक वर्ग के पास ऐसा हुआ कि लोग कमा रहे हैं, तो एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया, तो उनकी देख रेख के लिए कोई मुखिया आएगा कि मैं देखता हूँ, तो वो मुखिया के पास ज्यादा इकट्ठा हो गया, तब वो अपना दबाव बनाएगा ना, लोग उसके ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर होना शुरू करेंगे। पहले मन से देते थे, वही आगे चल के हुआ कोई कर बन गया। तो यहीं से एक तरीके से राजनीतिक विकास भी देखने को मिलता है। मुखिया वर्ग यहाँ पे आ गया, मुखिया सरदार वर्ग, जो अतिरिक्त उत्पादों को अपने अंडर में लेने की कोशिश करने लगा। उसके बाद फिर सॉरी, मकान बनाए जाते थे, कुछ ऐसे होते थे, लगभग आयताकार होते थे, यार दिख नहीं रहा है, आयताकार हो गया, लेकिन कुछ मकान के बीच में गोलाकार होते थे, वृत्ताकार, गोलाकार। ये दिखाते हैं ये जो होंगे ये आम नागरिकों के मकान होंगे, लेकिन ये जो मकान है, ये मकान उस सरदार का होगा जो इसने अनाज पे कब्जा करके बैठा है। तो इसको दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सावधान पद्धति यहाँ पे बहुत तेजी से प्रचलित हुई। लोग शव के साथ चूड़ी उड़ी रखने लगे, कुछ आभूषण रखने लगे। उनके लगता था कि अगले जन्म में जो भी हो, और इन्होंने मेरे लिए इतना किया, इनको इतना दे दे कि अगले जन्म में इनको कमी ना हो। आज तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि लोग अगला जन्म लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं। वहां से एक कंफ्यूजन चला आ रहा है आज तक। लोग कहते हैं अगले पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक विभाजन आप लोगों को जैसे मैंने बताया। अब आते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन, जैसा कि मैंने बताया, अब जीवन के बाद की कल्पना की जाने लगी। कृषि केवल आर्थिक गति मतलब केवल अपने लिए नहीं उगाते थे। अब क्या हो गया? एक दूसरों को उपहार देने लगे। लो मेरे पास 10 किलो चावल है, ले जाओ। अभी गिफ्ट नहीं आया है, गिफ्ट मतलब उपहार वही है कि मतलब पैक में नहीं आया है। लो 10 किलो चावल तुम ले लो, 2 किलो ले लो, 1 किलो ले लो, मेरे पास ये चीज है तुम ले लो, लो फल है मेरे पास तुम ले लो। उपहार हो गया, मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान करने लगे। इससे क्या हुआ? यहीं से एक धीरे धीरे, पहले हम लोग किसी को फ्री में देते हैं, फिर उसी का रेट लगने लगता है, प्राइस, और उसके बाद फिर यहीं से हमें क्या देखने को मिलता है? व्यापारीकरण देखने को मिलता है। व्यापार का चलन ऐसे ही शुरू होगा। अभी व्यापार नहीं कह सकते इसको, शुरुआत ऐसे होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ? किसान बचत करने लगा ज्यादा। अब उसे लगने लगा कितना बचा ले, कंजूसी करने लगा, थोड़ा सा कंजूस कह सकते हैं। तो उसको ऐसा लगने लगा कितना बचा लें। उसके बाद फिर देवी देवताओं की कुछ साण की और उसके बाद फिर मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो इन चीजों के मिलने से होता है कि धर्म की ओर लोगों का लगाव हुआ, प्रकृति की ओर लोगों का लगाव हुआ। जब लोगों के पास धन आता है तो भक्ति में डूब जाते हैं। वही यहाँ भी हुआ, लोग मातृ देवी की मूर्ति बनाने लगे और सांड की मूर्ति बनाने लगे। ऐसा माना जाता है सांड उस समय लोग पालते थे, इनकी मदद करता थे, लोग उससे बोझा ढोते रहे होंगे, या फिर और कुछ पहिया वगैरह चल रहा था। तो इन सब चीजों से क्या हुआ? धीरे धीरे विकास का एक क्रम हुआ, गतिशीलता लोगों की बढ़ गई। गुफा चित्रकला और तेजी से फेमस हुआ। और एक बेलन घाटी में कोल्डी हवा, चौपानी मांडी आदि स्थानों से, लहुरा देव आदि स्थानों से कृषि के साक्ष्य मिले। कोल्टेहुआ को माना जाता है सबसे आरंभिक साक्ष्य वहीं से मिले थे, कृषि के, धान के। तो